कालीगंज की हवेली में एक ऐसा भी कुआं था जो कई सालों से सूखा था, लेकिन फिर भी रात को उसमें से पानी छलकने की आवाज आती थी। कुएं का वो रहस्य जिसने एक पूरे वंश को निगल लिया। क्या आप सुनने की हिम्मत रखते हैं? आर्यन को भी यही लगा था कि वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी का सौदा करने जा रहा है। उसके दादाजी राय बहादुर शमशेर सिंह अपने पीछे जो वसीयत छोड़ गए थे, उसमें कई एकड़ खेत और एक पुरानी हवेली थी। शहर की चकाचौंध में रहने वाले आर्यन के लिए उस पुरानी वीरान हवेली की कीमत सिर्फ कागज के टुकड़ों पर लिखे कुछ करोड़ रुपयों से ज्यादा नहीं थी। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि कुछ सौदे पैसों से नहीं, खून से तय होते हैं। दोपहर के 3 बज रहे थे, लेकिन कालीगंज गांव के रास्ते पर सूरज की रोशनी भी धुंधली लग रही थी। जैसे जैसे आर्यन की कार शहर से दूर और गांव के करीब पहुंच रही थी, वैसे वैसे मोबाइल का नेटवर्क और रास्ते पर दिखने वाले लोग दोनों कम होते जा रहे थे। रास्ता कच्चा था। कार के टायरों से उड़ने वाली धूल पीछे एक गुब्बार बना रही थी। दोनों तरफ बबूल के सूखे पेड़ खड़े थे, जिनकी टहनियां ऐसी लग रही थीं जैसे किसी कंकाल की उंगलियां हों जो आकाश की तरफ मदद के लिए उठी हैं। आर्यन ने कार के शीशे चढ़ा रखे थे और ऐसे चल रहा था। फिर भी उसे एक अजीब सी गर्मी महसूस हो रही थी, एक ऐसी बेचैनी जो पसीने से नहीं बल्कि हवा के दबाव से आती है। उसने साइड मिरर में देखा। पीछे का रास्ता वीरान था। मीलों तक कोई नहीं, सिर्फ धूल और खामोशी। जीपीएस सिग्नल बार बार ब्लिंक कर रहा था। रिकैलकुलेटिंग की आवाज अब खींच पैदा कर रही थी। तंग आकर आर्यन ने जीपीएस बंद कर दिया। उसे याद था कि वकील साहब ने कहा था, सीधा रास्ता है, पुराने बरगद के पेड़ से दायां मोड़ और सामने हवेली। और फिर वो दिख गई, रायगढ़ हवेली। आर्यन ने कार रोकी और बाहर निकला। सामने जो इमारत खड़ी थी उसे घर कहना गलत होगा। वो एक पहाड़ जैसी खड़ी थी। लाल ईंटें अब काली पड़ चुकी थी। दीवारों पर पीपल के छोटे छोटे पौधे उग आए थे, जैसे हवेली की चमड़ी को फाड़कर बाहर निकल रहे हों। हवेली का महल, लोहे का दरवाजा इतना ऊंचा था कि गर्दन दुख जाए। उस पर जंग की ऐसी परत थी जैसे सदियों से किसी ने उसे खोला ना हो। आर्यन गेट के पास गया। वहां अजीब सी गंध थी, गीली मिट्टी और सड़े हुए फूलों जैसी। उसने गेट को धक्का दिया और तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। आवाज इतनी तेज थी कि पास के पेड़ से सैकड़ों चमगादड़ एक साथ उड़ गए। आर्यन सहम गया। उसे लगा कि उसने इस सोए हुए दानव को जगा दिया है। कौन है? एक फटी हुई भारी आवाज आर्यन के पीछे से आई। आर्यन झटके से पलटा। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ जैसे सूखे हुए खेत की जमीन हो। आंखें अंदर धंसी हुई, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी। उसके हाथ में एक लालटेन थी, जबकि अब भी दिन था। ये हवेली का पुराना केयरटेकर था, हरिया काका। हरिया ने आर्यन से कहा, छोटे मालिक, आप? वकील साहब ने तो कहा था अगले हफ्ते आएंगे। काका की आवाज में स्वागत का भाव कम और अचरज ज्यादा था, शायद डर भी।
आर्यन ने खुद को संभाला और मुस्कुराने की कोशिश की। फिर आर्यन बोला, हाँ काका, काम जल्दी निपटाना था। सोचा हवेली बेचने से पहले एक बार देख लो। जैसे ही आर्यन ने हवेली बेचने का नाम लिया, हरिया काका के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी नजरें आर्यन के चेहरे से हटकर हवेली की सबसे ऊपरी खिड़की पर गईं और फिर जमीन पर। हरिया काका ने घबराते हुए कहा, बेचना? हाँ, बेचना तो ठीक है मालिक, लेकिन रहने के लिए नहीं आए ना। रात को रुकने का तो विचार नहीं है। आर्यन हैरान हुआ। अपने ही घर में रुकने के लिए पूछना कैसा? उसने कहा, क्यों काका, मेरा घर है, मैं जब तक चाहूं रुक सकता हूं। आप बस कमरे की चाबी दीजिए और मेरा सामान अंदर रखवा दीजिए। हरिया काका कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन आवाज नहीं निकली। उन्होंने बस एक गहरी सांस ली, जैसे किसी अनहोनी को टालने की दुआ कर रहे हों, और चुपचाप आगे चल दिए। अंदर से हवेली और भी ज्यादा विशाल और डरावनी थी। हर कदम पर फर्श की लकड़ियां ऐसे कराह रही थीं जैसे उन्हें दर्द हो रहा हो। मकड़ी के जालों ने झाड़ फानूस को ढक रखा था। हवा यहां बिल्कुल थमी हुई थी। बाहर की गर्मी के बावजूद अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। हरिया काका आर्यन को हॉल, रसोई और ऊपर के कमरे दिखा रहे थे, लेकिन आर्यन ने नोटिस किया कि हरिया काका उसे जानबूझकर हवेली के पिछले हिस्से तरफ नहीं ले जा रहे थे। जब भी आर्यन उस तरफ मुड़ता, काका कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे दूसरी तरफ ले जाते। आर्यन को ये अजीब लगा। उसने रुककर पूछा, काका, वो पीछे वाला आंगन नहीं दिखाया आपने? सुना है वहां दादाजी ने एक बहुत बड़ा बगीचा बनवाया था। हरिया काका ठिठक गए। वो लालटेन जो उन्होंने दिन में भी जला रखी थी, उसकी लौ फड़फड़ाने लगी। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, उधर कुछ नहीं है मालिक, बस झाड़ झंखाड़ है। वो दरवाजा सालों से बंद है, उसकी चाबी खो गई है। झूठ। आर्यन साफ देख सकता था कि काका की कमर पर लटके गुच्छे में एक बड़ी पुरानी तांबे की चाबी अलग से लटक रही थी। लेकिन आर्यन ने बहस नहीं की। वो थका हुआ था। उसने सोचा, बाद में देख लूंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस चीज को वो बाद में देखने की सोच रहा है, वो चीज उसे अभी दीवारों के पीछे से देख रही है। शाम ढल चुकी थी और गांव की शाम शहर जैसी नहीं होती। वहां अंधेरा धीरे धीरे नहीं आता, बल्कि अचानक गिरता है। 7 बजते बजते हवेली में इतना सन्नाटा हो गया था कि आर्यन को अपनी ही सांसों की आवाज शोर लग रही थी। टाइम पास करने के लिए आर्यन लाइब्रेरी में चला गया। किताबों की धूल झाड़ते हुए उसके हाथ एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी लगी। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था 1952। ये उसके दादाजी की डायरी थी। आर्यन ने कौतूहलवश डायरी खोली। पन्ने पीले पड़ चुके थे और स्याही की महक आ रही थी। शुरुआत के पन्नों में तो बस फसल और लगान का हिसाब था, लेकिन जैसे जैसे वो पन्ने पलटता गया, लिखावट बदलती गई। सुंदर लिखावट अब कांपते हुए हाथों की लकीरें बन गई थी। तारीख थी 14 अक्टूबर 1952। आर्य ने पढ़ना शुरू किया। वो पानी मांग रही है। हमने कुआं खुदवाया था गांव की प्यास बुझाने के लिए, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमने पाताल का दरवाजा खोल दिया है। पंडित जी कहते हैं इसे ढक दो, पर क्या लोहे की जाली आवाजों को रोक सकती है? शमशेर, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो कुआं पानी नहीं, अब कुछ और मांग रहा है। आर्यन हड़बड़ाकर उठा।
ठंडी हवा का एक झोंका कमरे में आया और मोमबत्ती बुझा दी। अंधेरे में उसे ऐसा लगा जैसे लाइब्रेरी के कोने में कोई खड़ा है। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। वहां कोई नहीं था, बस खुली हुई खिड़की थी। आर्यन ने खिड़की से बाहर झांका। खिड़की ठीक उसी पश्चिमी आंगन की तरफ खुली थी जहां जाने से काका ने मना किया था, और उस आंगन के बीचों बीच चांदनी रात में चमक रहा था। एक पुराना सूखा हुआ कुआं, उसके ऊपर लोहे की एक जाली लगी थी, लेकिन आर्यन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि जाली के ऊपर कोई बैठा है, एक परछाई जिसके पैर कुएं के अंदर लटके हुए थे।